ओके, सी आप मुझे वायस वगैरह के बारे में बताना, अगर आपको आ रहा है प्रॉपरली तो यस और नो करके बताना, ठीक है। सो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका मीन्स रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। Are you getting screen? Organic reaction mechanism. Are you getting screen all of you? क्या आप सभी को जो लेटर्स है आप सभी को ये पढ़ सकते हैं जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है? यस। ओके फाइन। सो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इसके बारे में हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये क्या होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो any organic reaction can be represented as reactant plus reagent in presence of solvent gives product। इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैव बेसिकली यू कैन से दैट 4 पार्ट्स। रिएक्टेंट जिसको हम लोग सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, रिएजेंट, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होते हैं। तो सॉल्वेंट का वर्क क्या होता है? सॉल्वेंट क्या करता है? रिएक्टेंट और रिएजेंट को, दैट मींस अगर सपोज मान लिया किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट्स को मिक्स करने के लिए वर्क करता है। ये रिएक्टेंट्स को मिक्स करता है, रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व करता है जिससे एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन हो सके, ठीक है। तो रिएक्टेंट 4 पार्ट्स होंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन के। रिएक्टेंट जिसको हम लोग सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, दिस विल गिव प्रोडक्ट। जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल है बेंजीन, और बेंजीन का जब हम लोग रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोबेंजीन बनता है। प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट वाटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या है इसमें। अगर आपसे पूछा है रिएक्टेंट क्या है तो रिएक्टेंट आप बोलेंगे दिस इज बेंजीन इज रिएक्टेंट हियर, बेंजीन इज रिएक्टेंट, एंड जिसको हम लोग सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। प्लस एक आपका रिएजेंट होगा। रिएजेंट क्या होगा इसमें? रिएजेंट कौन है? तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो आपको NO2 प्लस यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, NO2 प्लस। इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट, रिएजेंट, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का जब हम लोग रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपको जो रिएजेंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो रिएजेंट है, रिएजेंट का मतलब अटैकिंग, एक ऐसा सब्सटेंस जो अटैकिंग स्पीसीज प्रोवाइड करता है, तो अटैकिंग स्पीसीज बनाएगा, आपको फॉर्म करता है। तो यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज है। अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है, या फिर कार्बिन हो सकता है या नाइट्रिन हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो रिएजेंट है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके रिएजेंट है। बेंजीन इज रिएक्टेंट, these two are nitric acid is reagent, this is reagent, and concentrated sulfuric acid is this act as a catalyst. Water is solvent here, and of course nitrobenzene is product. तो क्या आपको समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट, रिएजेंट, सॉल्वेंट और प्रोडक्ट, सभी टर्म समझ में आ रहे हैं आपको? रिएक्टेंट को हम लोग सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है आपका? बेसिक वॉइस आ रहा है, वॉइस इज क्लियर?
हेलो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस ऑल ऑफ यू? यस सर। आप बीच में एस और नो करके बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको वॉइस आ रही है या नहीं, अदरवाइज मैं नहीं पता कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप बीच बीच में एस या नो करते रहेंगे। ठीक है, सो बेंजीन क्या है आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएजेंट है। और ये रिएजेंट क्या करता है, एक अटैकिंग स्पीसीज बनाएगा आपका NO2 प्लस। NO2 प्लस अटैकिंग स्पीसीज फॉर्म करेगा और ये अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन पे अटैक करेगा और बेंजीन के एक हाइड्रोजन, हमें पता है बेंजीन के सभी कार्बन से 1 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा देगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो दिस बेंजीन इज रिएक्टेंट, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिएजेंट, वाटर इज सॉल्वेंट एंड दिस नाइट्रोबेंजीन इज प्रोडक्ट। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उसके आपके 4 पार्ट्स होंगे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन में सॉल्वेंट जरूरी होता है। सॉल्वेंट का वर्क क्या है मैंने आपको बताया, व्हाट इज रोल ऑफ सॉल्वेंट? इट डिसॉल्व्स द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली सो दैट रिएक्शन इजीली हो सके। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब यहाँ पे जो रिएजेंट है, रिएजेंट मॉलिक्यूल क्या करता है आपका, एक अटैकिंग स्पीसीज जनरेट करता है। वो अटैकिंग स्पीसीज आपका इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ रिएजेंट की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है, सो रिएजेंट जनरेट्स 3 टाइप्स ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, मतलब एक कैटायन या एनायन फॉर्म करता है रिएजेंट और वो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। So types of reagent की अगर हम बात करें तो reagent generates 3 type of attacking species. It may be electrophile, it may be nucleophile or it may be radicals, right? So यहाँ पे हमें डिटेल में स्टडी करना व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ऑलरेडी हमने ब्रीफ में आपको इंट्रोड्यूस कराया था व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। So what are electrophiles? Electrophiles are electron deficient species, right? They are electron deficient species which can accept a pair of electron. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, राइट? जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं, राइट? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसको लेविस एसिड बोलते हैं, सेम वैसा ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक H+। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, राइट? नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन रिच, पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? सो इलेक्ट्रोफाइल्स में एग्जांपल क्या लिखेंगे आप, H+, Cl+, Br+, NO2+, CH3+। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, राइट? बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, राइट? लाइक अगर हम बात करें SO3 की, तो क्या SO3 इलेक्ट्रोफाइल है? इज इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? तो आपको ऐसा लग रहा है कि SO3 में सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इवन ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? How many electrons सल्फर है? 2 2 4 2 6 bonds में 6 into 2 12 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ऐसा देखने में लग रहा है कि SO3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, राइट? SO3 इस तरह से, बट यहाँ पे SO3 भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप बोलेंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है SO3? तो यहाँ पे सल्फर के सराउंडिंग में 3 ऑक्सीजन एटम्स है एंड ऑक्सीजन एटम्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या करेंगे, सल्फर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू विड्रॉ करेंगे। सल्फर से इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू विड्रॉ करेंगे। देयर आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड टू सल्फर और सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट एक्चुअल में कितना है, +6 है। दैट मींस ये दिखने में तो लग रहा है कि सल्फर इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, बट एक्चुअल में क्या है, सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बिकॉज सल्फर के सराउंडिंग में 3 मोर वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स अटैच हैं, जो सल्फर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? सो SO3 इज आल्सो अ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ही होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको?
सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +6 में है। प्लस का मतलब होता है यहाँ पे सल्फर पॉजिटिवली चार्ज, सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एक्चुअल में। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? इज इट क्लियर? सो SO3, हाँ बताइए सर वो कौन से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेंगे? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सल्फर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, तो सल्फर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। So SO3 is also, you can say that SO3 is also electron deficient species, right? Is it clear? Similarly BH3 में अगर हम देखें, BH3 में बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आप सभी देख सकते हैं। PCl5 में फास्फोरस के सराउंडिंग में 5 हैलोजन एटम्स है, हैलोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो PCl5 भी एक आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, राइट? PCl5 is also electrophile, isn't it? Is it clear to all of you? तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल में डेफिनेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर स्पीसीज विथ वैकेंट ऑर्बिटल एट द सेंट्रल कार्बन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होगा, स्पीसीज विथ वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके पास क्या होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, राइट? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, किसी दूसरे स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब कर पाएंगे, अगर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएंगे, राइट? सो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कंडीशन क्या है, दे शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल एट द सेंट्रल एटम, राइट? लाइक फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है वैकेंट, सल्फर के पास d ऑर्बिटल है, सल्फर के पास d ऑर्बिटल है, राइट? तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक आपके इसके पास 2p वैकेंट ऑर्बिटल है। सो इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिवली चार्ज और इसमें भी न्यूट्रल, बट अगर न्यूट्रल है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, सो दैट इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम है बताइए, इलेक्ट्रोफाइल, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, now next is nucleophile. What are nucleophiles? Nucleophiles are electron rich species, just इसका रिवर्स है, nucleophile electron rich species having at least one unpaired pair of electron. Unpaired pair of electron means lone pair. तो लोन पेयर होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और तभी वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, इट कैन बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। इट इज ऑलवेज ए लेविस बेस, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग न्यूक्लियोफाइल को लेविस कहते हैं, राइट? सो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग अ लोन पेयर, तो वो डोनेट कर सकता है। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें, Cn-, OH-, Br-, I-, NH3 वाटर, NH3 के पास लोन पेयर है जो ये डोनेट कर सकता है, वाटर के पास 2 लोन पेयर है जिसमें से ये डोनेट कर सकता है। सो ऑल दीज आर न्यूक्लियोफाइल, राइट? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट इज रेडिकल। रेडिकल जिसको हम लोग फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, रेडिकल बोल सकते हैं या फिर फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो रेडिकल क्या होते हैं, आई थिंक मैंने जीओसी में बताया था आपको, रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं विद ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडिकल्स या फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? जैसे अगर हम बात करें इथेन मॉलिक्यूल की, अगर हम इथेन मॉलिक्यूल की बात करें, इथेन मॉलिक्यूल का अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड वाले कार्बन के पास चला जाए, 1 इलेक्ट्रॉन राइट साइड वाले कार्बन के पास चला जाए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड था, कार्बन कार्बन बॉन्ड था, वो आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन के पास चला गया, तो ये रेडिकल बन गए, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसे जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं उनको रेडिकल्स या फ्री रेडिकल बोलते हैं, राइट? सो इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर टू कार्बन हियर? मिथाइल रेडिकल, दिस इज मिथाइल रेडिकल। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 3 बॉन्ड, 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 अनपेयर्ड 7 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? सो मिथाइल रेडिकल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। So electron deficient species with odd electron around an atom like CH3 dot, C2H5 dot, C2H5O O dot, CH3CO dot, X dot, etc. क्या ये बात समझ में आ रहा है?
इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच, रेडिकल और इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम। ओके, तो अगर सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सपोज ये आपका क्वेश्चन है, दिस ये आपका पर्टिकुलर स्पीशीज दिया हुआ है, वेदर इट इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, कैन यू टेल मी? नहीं, रेडिकल को लेविस बेस नहीं बोल सकते। लेविस बेस वो होते हैं जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास लेविस एसिड नहीं बोल सकते। लेविस एसिड तब होगा जब आपका वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, राइट? या पेयर तो है नहीं, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन को लेविस बेस नहीं बोलते हैं, या लेविस एसिड भी नहीं बोल सकते, लेविस बेस भी नहीं बोल सकते, ठीक है। बात समझ में आ गया संजय? इनको लेविस एसिड या लेविस बेस नहीं बोलेंगे। अब सपोज मान लीजिए क्वेश्चन है CH2 दिस, कैन यू टेल मी वेदर इट इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, एनीवन? ये आपको क्वेश्चन शीट में मिल जाएगा, आपके एक्सरसाइज बुक में है। ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? ऑल ऑफ यू, इज इट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से शॉर्ट में बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल को Nu-। अब मैं इस तरह से शॉर्ट से लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, E+ का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, Nu- का मतलब न्यूक्लियोफाइल। So is it a electrophile or nucleophile, all of you? Okay, so most of you are saying that it is a nucleophile. ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज बुक में आपको मिल जाएगा। थिंक अबाउट इट, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? All of you agree with this? Nucleophiles having a pair of unshared pair of electron. They have unshared pair of electron. Electron rich species, unshared pair of electron. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रहा है? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। आप देखते हैं इसको, अगर हम CH2 को देखें यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके, 2 2 4 2 6, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है ना। 6 का मतलब क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। तो जस्ट लोन पेयर देख के उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते। न्यूक्लियोफाइल तभी बोलेंगे जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसके पास एक लोन पेयर हो। जैसे अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है H+ को, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो NH3 इज ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और एक लोन पेयर भी है। बट CH2 इसको हम लोग कार्बीन बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसमें आपके 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे स्पीशीज को हम लोग कार्बीन बोलते हैं। These are carbene, right? So carbene is electrophile because it is electron deficient, it is not a nucleophile, right? Clear है सभी स्टूडेंट्स को? राइट, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ अब मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है वो सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, सॉल्वेंट नेसेसरी होता है। सॉल्वेंट क्या करता है? 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने का काम करता है, जिससे रिएक्शन एक बेहतर। तो सॉल्वेंट्स आपके क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, तो सॉल्वेंट आपके 2 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोल सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर और पोलर का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है पोलर का मतलब क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, लाइक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पोलर और नॉन पोलर। तो हमें पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ही अच्छा डिफरेंस है, तो ये पोलर बॉन्ड है। और अगर CC बोल दे तो ये क्या है? नॉन पोलर है, राइट? नो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो नॉन पोलर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो पोलर होगा। तो सॉल्वेंट आपके 2 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट, राइट?
अब आपका जो पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट भी आपके टू टाइप के होता है, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब क्या होता है जी, अब सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे क्या आप बता सकते हैं एग्जांपल नॉन पोलर सॉल्वेंट का? जैसे अगर हम बात करें बेंजीन, बेंजीन, यस, बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। बेंजीन क्या है आपका? नॉन पोलर सॉल्वेंट में एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका? बेंजीन। तो बेंजीन में आप देख सकते हैं सभी कार्बन है, all are carbon, there is no electronegative difference, so benzene is a non polar solvent। पोलर सॉल्वेंट में अगर हम बात करें तो पोलर सॉल्वेंट में कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट बिकॉज ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, राइट। तो नॉन पोलर एंड पोलर सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया व्हाट आर नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड व्हाट आर पोलर सॉल्वेंट। बेंजीन, बेंजीन लाइफ देखोगे तो रूम टेम्परेचर में बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होता है, so benzene is a polar solvent whereas water is a polar solvent। ethanol, ethanol is also polar solvent। alcohol, क्योंकि यहाँ पे भी OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो पोलर हो जाएगा। तो वाटर, इथेनॉल पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, राइट। अब अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट की आपके टू टाइप के होते हैं, एक आपका पोलर प्रोटिक होता है और एक आपका पोलर अप्रोटिक होता है। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है? अ पोलर सॉल्वेंट व्हिच हैज एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। पोलर अप्रोटिक, अप्रोटिक मींस अ पोलर सॉल्वेंट व्हिच डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? सो पोलर सॉल्वेंट टू टाइप के होंगे, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक मींस जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा and polar aprotic means the solvent which does not have acidic hydrogen। Now the question is what is acidic hydrogen? What do you mean by acidic hydrogen? Anyone can you tell me what is acidic hydrogen? अनम्यूट करके बता सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऐसे हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, मतलब जो पोलर बॉन्ड्स है, ऐसे हाइड्रोजन जो किसी जो पोलराइज्ड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच। जैसे OH की बात करें तो ऑक्सीजन डेल माइनस हाइड्रोजन डेल प्लस, तो ये इजीली हाइड्रोजन निकल सकता है एसिडिक हाइड्रोजन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, हेलोजन से अटैच हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन दैट इज sp कार्बन, sp कार्बन से अटैच अगर हाइड्रोजन है तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया था। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, राइट। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें वाटर, वाटर, वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। सेकंड एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया के पास NH बॉन्ड है, एसिडिक हाइड्रोजन। थर्ड में एग्जांपल आप लिख सकते हैं HCl, हेलोजन से अटैच हाइड्रोजन। फोर्थ में आप एग्जांपल लिख सकते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। एंड SH, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं H2S, H2S के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है। या फिर हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एरोमेटिक हो जाए, अगर हाइड्रोजन निकलने के बाद कोई एरोमेटिक हो जाए तो वो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये होता है क्या ये हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है, क्या ये हाइड्रोजन लूज कर सकता है? अगर ये स्टेबल हो जाए तो हाइड्रोजन लूज कर देगा। एक बार देखते हैं हम लोग, क्या अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या ये स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। तो क्या ये हाइड्रोजन निकलेगा? 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया, दैट मींस दिस हाइड्रोजन इज आल्सो एसिडिक। तो इसका मतलब एसिडिक में ये भी आएगा कि अगर कोई हाइड्रोजन निकलने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए तो उस हाइड्रोजन को भी हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? व्हाट आर एसिडिक हाइड्रोजन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन अगर किसी सॉल्वेंट के पास है तो उसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। हाँ, तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा पार्ट रिपीट करने के लिए बोलते हैं? अनम्यूट करके बताइए कौन सा पार्ट रिपीट करना है? सर मतलब ये शॉर्ट में वापस एक बार समझा दो। एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ, तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये है
कि ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, जैसे ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन से अटैच हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन। ये अगर किसी कंपाउंड में इस टाइप के बॉन्ड्स हैं तो हम लोग बोलेंगे उस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। So acidic hydrogen is hydrogen attached to more electronegative atom. Because more electronegative से अटैच होगा तो वो पोलर होगा, और अगर वो पोलर होगा तो इजीली वाटर में डालने से रिमूव हो जाएगा। जैसे वाटर क्या होता है, पोलराइज होता है और H+ और OH- में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, बात समझ में आए? तो एसिडिक हाइड्रोजन होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच। सिंपल की बात, कोई प्रॉब्लम है? सर समझ गया। हाँ, ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हाइड्रोजन। ओके, तो पोलर प्रोटिक का मतलब ये होगा कि पोलर सॉल्वेंट है एसिडिक हाइड्रोजन। पोलर अप्रोटिक, पोलर सॉल्वेंट तो है बट जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो क्या वाटर पोलर सॉल्वेंट है? क्या वाटर पोलर सॉल्वेंट है? यस, पोलर है, बिल्कुल पोलर है वाटर। वाटर पोलर होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस। इज इट प्रोटिक? Is it protic? Water is protic or not? Protic means do it have acidic hydrogen? Yes, OH है। अप्रोटिक नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर किस टाइप का सॉल्वेंट है? आप बोलेंगे वाटर इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS। PPS का मतलब क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर पोलर है और पोलर होने के साथ साथ इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, सो वाटर इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल इज इट पोलर? यस। इज इट प्रोटिक? इज इट प्रोटिक? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है। यस, इट इज प्रोटिक, इट इज प्रोटिक, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो पोलर प्रोटिक, बोल सकते हैं, बताइए। इट इज ऑल्सो पोलर प्रोटिक, राइट, इट इज प्रोटिक। Protic, not aprotic, so it is also PPS, polar protic. Ethanol, ethanol, polar protic, yes, protic, aprotic, no, polar protic solvent. Formic acid, formic acid, is it polar? Is it polar? ऑक्सीजन से अटैच अगर हाइड्रोजन है तो उसको पोलर बोलेंगे। यस, इट इज पोलर। प्रोटिक, इज इट प्रोटिक? एसिडिक हाइड्रोजन, यस, so it is polar protic solvent. Acetic acid, is it polar? Is it polar? Yes. Protic, yes. So it is PPS, polar protic solvent. क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली अमोनिया के बारे में बताइए। What about ammonia? Is it polar protic or polar aprotic solvent? Polar protic or polar aprotic? Ammonia. Ammonia is polar. Yes, it is polar. It is polar. Protic, yes. नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो इसको भी बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ व्हाट अबाउट एसीटोन? एसीटोन, एसीटोन भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, कलरलेस। अगर आपने लैब में कभी देखा हो एसीटोन को, एक जगह आप वाटर रख दिए, दूसरी जगह आप एसीटोन रख दिए, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जस्ट बाय सीइंग यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हिच वन इज वाटर, व्हिच वन इज एसीटोन। थोड़ा एसीटोन की वोलेटाइल, काफी वोलेटाइल होता है एसीटोन। मतलब अगर एसीटोन बॉटल में है तो एसीटोन को अगर ओपन बॉटल में आपने रखा है तो ये इवोपरेट हो जाएगा। एसीटोन वोलाटाइल सॉल्वेंट होता है। आप में से किसी ने अगर लैब में देखा हो, एसीटोन इज ए वोलाटाइल सॉल्वेंट, बहुत जल्दी ये इवोपरेट हो जाता है, इसलिए बॉटल को हमेशा क्लोज करके रखते हैं। तो एसीटोन क्या है? पोलर है। इज इट पोलर? तो यहाँ पे देखिए, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यस इट इज पोलर, डेल प्लस डेल माइनस। इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ। यस, इट इज पोलर, डेल प्लस डेल माइनस। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होता है, तो ये पोलर तो है आपका, राइट, दिस इज पोलर। बट इज इट प्रोटिक? प्रोटिक का मतलब क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हाइड्रोजन है? नो, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को एसिडिक नहीं बोलते हैं, ये प्रोटिक नहीं है, तो अप्रोटिक है। तो इसको किस टाइप का सॉल्वेंट बोलेंगे, बताइए मुझे। विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट इट इज? Acetone is an example of polar aprotic solvent, right? Polar aprotic solvent. Clear?
ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आप सभी को मेमोराइज करना है, बिकॉज इसमें एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म ही आएगा। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है DMSO। तो अगर कभी आपका DMSO लिखा है तो आप समझ जाना DMSO का फुल फॉर्म क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। मतलब हमने क्या किया, एसीटोन का जो कार्बन है उसको सल्फर से रिप्लेस कर दिया है। So this is called dimethyl because it has 2-methyl sulfoxide, dimethyl sulfoxide, DMSO, dimethyl sulfoxide. Is it polar protic solvent or polar aprotic solvent? Yes, it is polar and it is protic also. It is not protic. It is not protic because carbon से attached hydrogen. So it is PAS, polar aprotic solvent. सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? It is polar aprotic solvent, right? Next is dimethyl formamide. इसका भी आपको, बट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। नहीं, इतना कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। मैंने बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कार्बन की इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, बट उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम लोग उसको पोलर बोल सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन में बहुत ही कम डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन का। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को पोलर नहीं बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले अगर कार्बन से अटैच हाइड्रोजन तो पोलर बोल सकते हैं। मैंने बोला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो उसको पोलर नहीं बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ओके, सो नेक्स्ट इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसका भी आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप सभी को इसमें आपको क्वेश्चन आएगा DMF। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब एमाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आप सभी को पता है, एमाइड इज CONH2। अब एमाइड में अगर हमने फॉर्मामाइड कब बोलेंगे, फॉर्मामाइड का फॉर्मूला क्या होगा, FCONH2, दिस इज फॉर्मामाइड। और अगर हमने नाइट्रोजन से दो 2 हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, अगर यहाँ पे हमने मिथाइल लगा दिया तो इसको डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बोलेंगे, राइट। जो आपके फॉर्मामाइड में 2 हाइड्रोजन है, अगर उसको हमने रिप्लेस करके 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिया यहाँ पे तो इसको हम लोग डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। सो इज इट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, वेरी गुड। इट इज पोलर अप्रोटिक, क्योंकि आपको क्या नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है? नहीं, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, जो कि आपका पोलर प्रोटिक नहीं होता है कार्बन से अटैच। यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डाइमिथाइल एसीटामाइड। डाइमिथाइल एसीटामाइड क्या होता है, CH3CONH2, दिस इज एसीटामाइड, एमाइड, दिस इज एमाइड फंक्शनल, राइट। सो डाइमिथाइल एसीटामाइड, अगेन यहाँ पे क्या किया हमने, नाइट्रोजन से जो 2 हाइड्रोजन है, एसीटामाइड यहाँ पे समझ में आ रहा है आप सभी को, दिस इज एसीटामाइड, दिस इज एसीटामाइड, राइट। एसीटामाइड, क्योंकि हमने IUPAC नेमिंग पढ़ा था, एमाइड क्या होते हैं, एसीटामाइड क्या होता है। अब एसीटामाइड में अगर हमने नाइट्रोजन से जो 2 हाइड्रोजन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, सो दिस इज डाइमिथाइल, 2 मिथाइल्स है, डाइमिथाइल एसीटामाइड। डाइमिथाइल एसीटामाइड कैसा होगा बताइए, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक? पोलर तो है, जब भी आपका CO होगा तो CO आने की वजह से इसको हम लोग पोलर बोलेंगे। बट क्या ये प्रोटिक है, क्या नाइट्रोजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है? नाइट्रोजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, right? This is polar aprotic solvent. What about this benzene? What about benzene? Polar protic or polar aprotic? Polar protic or polar aprotic? It is neither polar protic nor polar aprotic. It is non-polar solvent. It is non-polar solvent. What about cyclohexane? What about cyclohexane? Is there any polarity in this? No, it is also non-polar solvent. What about pentane? What about pentane? It is also non-polar solvent. Okay. तो अभी आपको क्या करना है, DMSO का स्ट्रक्चर मेमोराइज करना है। DMSO शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलेगा, तो DMSO मींस डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF मींस डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। सो यू हैव टू मेमोराइज द फुल फॉर्म ऑफ दीज टू, ओके, बिकॉज आपको शॉर्ट फॉर्म गिवन होगा।
and you have to identify whether it is polar protic or polar aprotic solvent. Is it clear to all of you? Is there any problem? Should I continue? Okay. Now see types of bond dissociation. Types of bond dissociation. Suppose आपका कोई भी bond है, two atoms के बीच में आपका कोई भी bond है, तो उसको dissociation करने के two ways है, right? Either it may be homolytic bond dissociation or it may be heterolytic bond dissociation, right? So the reactions are initiated by bond dissociation. कोई भी अगर आपका organic reaction हो रहा है तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएट होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, राइट? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, राइट? All reactions are initiated by bond dissociation. There are two types of bond dissociation. It may be homolytic bond dissociation or it may be heterolytic bond dissociation, right? अब homolytic bond dissociation का मतलब क्या है? Suppose A and B के बीच में आपका कोई covalent bond है, तो this covalent bond is formed by two electrons, so one electron B के पास जाएगा, one electron A के पास जाएगा. So इस तरह का जो bond dissociation है इसको हम लोग homolytic bond dissociation बोलेंगे. तो क्या आप बता सकते हैं कि होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में प्रोडक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और रेडिकल. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन? दैट मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जब आपका बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बॉन्डिंग एटम. सो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? यहाँ पे रेडिकल्स बन रहे हैं, रेडिकल्स, इनको हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं. तो होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे रेडिकल्स. नेक्स्ट इज हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन. हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब ये है कि जब आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो टू इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के ऊपर जाएंगे. जैसे यहाँ पे सपोज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो दोनों ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बी के पास जाएंगे. इसको हम लोग फुल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर मैं एरो से रिप्रेजेंट करूँ तो एरो से इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है. होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन को हम लोग इस तरह से हाफ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? और हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन को हम लोग इस तरह से फुल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? तो अगर आपका बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ए और बी के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी के पास चले जाएंगे. तो बी पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ए के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं बताइए? अगर आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन है तो प्रोडक्ट आपका एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, राइट? और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या बन रहा है, आपका रेडिकल बन रहा है. क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन कब होगा आपका? होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन कब होता है? जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है. अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सपोज ए एंड बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएगा और रेडिकल बनेगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम था. हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन कब होगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का? अगर आपका टू एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लाइक हियर बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, राइट? क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? हेलो सर. हाँ जी बताइए. तो सॉल्वेंट और रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, रिपीट करेंगे आप? वहाँ सॉल्वेंट एंड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, हाँ उसमें क्या बोला आपने? क्वेश्चन क्या है? सॉल्वेंट क्या करते हैं रिएक्टेंट के साथ, वो एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, सॉल्वेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने का काम करता है. सॉल्वेंट क्या करता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करता है. वो सॉल्वेंट रिएक्ट नहीं करता है. सॉल्वेंट का काम यही है, सिर्फ डिसॉल्व करना. सॉल्वेंट का काम क्या होता है? डिसॉल्व करना. जैसे मान लिया अगर सपोज ए प्लस बी गिव्स सी, तो ए और बी अगर हमने सॉल्वेंट नहीं लिया होता तो हो सकता है इसमें ज्यादा टाइम लगे. अगर हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया है तो ए और बी में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा. और सॉल्वेंट क्या करता है? ए और बी को डिसॉल्व करने का काम करेगा जिससे रिएक्शन एक प्रॉपर तरीके से हो सके. तो
मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो किसी एक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होते हैं। हो सकता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो या हो सकता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का काम है जस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करना। सॉल्वेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं करता है, करता है रिएक्शन स्मूथली कैरी हो सके। क्या बात समझ में आ रहा है? सॉल्वेंट और रिएजेंट हो सकते हैं रिएक्ट? नहीं, सॉल्वेंट रिएजेंट से भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सॉल्वेंट सिर्फ डिसॉल्व करे। डिसॉल्व करना अलग बात होता है और रिएक्ट करना डिफरेंट थिंग होता है। बात समझ आ रहा है आपको? तो फिर सॉल्वेंट किसके बेसिस पर सिलेक्ट होगा रिएक्शन के टाइम? हाँ, उसमें सॉल्वेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करें, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो। हाँ, होमोलिटिक में बॉन्ड डिफरेंशियल में न्यूक्लियोफाइल बन सकता है? न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता होमोलिटिक में, क्योंकि होमोलिटिक में क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है होमोलिटिक, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा? न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता है, रेडिकल बनेगा होमोलिटिक में, राइट। और ये जो हेटेरोलिटिक होता है, ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन आपका किसी एक रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? हाँ, ठीक है। नाउ अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, nucleophiles in discuss करें what are nucleophiles. So nucleophiles are electron rich species, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, nucleophiles are electron rich species. They are electron pair donors. इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को डोनेट कर सकते हैं, राइट। अरमान, आप तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं? अरमान, वॉइस आ रही है आपको? अरमान, वॉइस आ रही है आपको? आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? अनम्यूट करके बताइए मुझे, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है, ओके। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। दैट मीन्स अगर किसी स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो उनको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, राइट। और न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल में आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर इज न्यूक्लियोफाइल। Now, next property is they are C plus or del plus seeking species. That means ये क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल? अगर किसी सब्सटेंस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है तो वहां पे अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है आपको? क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स आर C प्लस और डेल प्लस सीकिंग स्पीसीज। जैसे अगर मान लीजिए सपोज हम लोग बात करें, एसीटोन है और एसीटोन का रिएक्शन हमने OH माइनस से किया, तो ये OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? कैन यू टेल मी? OH माइनस इज न्यूक्लियोफाइल है, ये OH माइनस इस एसीटोन में कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? यहाँ पे CO में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस है डेल प्लस डेल माइनस। हियर सी, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। ये OH माइनस, ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे ही अटैक करेगा ना, नेगेटिव पे अटैक नहीं करता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है वहां पे अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स आर C प्लस और C डेल प्लस सीकिंग स्पीसीज। इस न्यूक्लियोफाइल को सर्च होता है कि इस कंपाउंड के अंदर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वहीं पे जाके अटैक करेगा। क्लियर? Now, next we will talk about nucleophilicity. Nucleophilicity. What is nucleophilicity? Tendency to give electron pair to an electron deficient carbon atom. यहाँ पे कार्बन एटम पे मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, कार्बन एटम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So nucleophiles are electron rich, electron pair donors, or the tendency to give electron pair to an electron deficient carbon atom is called nucleophilicity. जैसे यहाँ पे हमने एसीटोन का एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, एसीटोन का एग्जांपल लिया,
CH3COCH3। एसीटोन का रिएक्शन हमने OH माइनस से किया, तो एसीटोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। तो इस टेंडेंसी को हम लोग इस प्रोसेस को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं, राइट। हाँ सर, ओनली कार्बन, मेनली कार्बन, ओनली कार्बन। हम लोग यहाँ पे कार्बन की ही बात करते हैं। कार्बन, कार्बन को डोनेट करना होगा। अदर एटम होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं बोलेंगे फिर, राइट। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग तभी बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल तभी बोलेंगे अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो ही हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक कर रहा है, वो आपका हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए या अदर एटम नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लाइक अगर हम लेविस बेस बोले तो लेविस बेस भी वही होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेविस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल और लेविस बेस के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और लेविस बेस के बीच में क्या डिफरेंस है, इस पॉइंट को हमें समझना होगा, राइट। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं OH माइनस है, OH माइनस का रिएक्शन CH3Cl से हो रहा है। CH3Cl में Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा? Cl इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इसको पोलराइज कर देगा, डेल माइनस आएगा, डेल प्लस आएगा। नाउ ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, राइट। और इस Cl को क्या करेगा? किक आउट कर देगा। मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि OH माइनस ने Cl को किक आउट कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया और सब्स्टिट्यूट हो गया। Cl की जगह पे OH सब्स्टिट्यूट हो गया, तो OH CH3 बन गया प्लस Cl माइनस यहाँ से लीव कर गया, Cl यहाँ से लीव कर गया। तो इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है उसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पे अटैक किया है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कार्बन सेंटर पे अटैक कर रहा है तो इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पे अटैक करते हैं। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। जैसे इस पर्टिकुलर सब्सटेंस या मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ये है। अगर यहाँ पे Cl नहीं होता, सपोज CH4 होता, तो क्या ये रिएक्शन होता? बताइए, अगर यहाँ पे Cl नहीं होता तो पोलैरिटी नहीं होता, और अगर पोलैरिटी नहीं होता, अगर ये पोलर नहीं होता तो OH माइनस यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता। इसका मतलब इस Cl का रोल है, इस Cl ने क्या कर दिया? इस बॉन्ड को पोलराइज कर दिया और इसके ऊपर डेल प्लस ले आया, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिच इसके ऊपर अटैक कर दिया, प्लस माइनस, राइट, और Cl को बाहर निकाल दिया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और इस Cl को बाहर निकाल देगा और इटसेल्फ इससे जाके अटैच हो गया। सी यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, कार्बन के साथ OH ने बॉन्ड बना लिया, Cl को बाहर निकाल दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? ना अगर हम एक और रिएक्शन लेते हैं, सपोज OH माइनस है और यहाँ पे भी आपका Cl लगा हुआ, तो Cl की वजह से ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर डेल माइनस आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस आएगा। ये बॉन्ड पोलराइज है, पोलर बॉन्ड है, राइट, डेल माइनस डेल प्लस। तो यहाँ पे क्या करेगा? OH माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इस Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे भी OH माइनस कुछ ऐसा ही वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे OH माइनस को हम लोग न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या OH माइनस सेकेंड रिएक्शन में कार्बन पे अटैक कर रहा है? नहीं, ये हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हाइड्रोजन या H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसको बेस बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में OH माइनस क्योंकि कार्बन पे अटैक कर रहा है इसलिए उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे।
सेकंड वाले रिएक्शन पे जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, सेम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सेकंड रिएक्शन में जो OH- वो एज ए बेस बिहेव कर रहा है। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस? न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करते हैं, बेस H+ पे अटैक करते हैं। क्लियर? सो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स नॉट ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बट आल्सो फॉर्म बॉन्ड विद दैट। क्या ये बात हम लोग बोल सकते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, कार्बन के साथ एक न्यू बॉन्ड फॉर्म कर दिया, राइट? तो न्यूक्लियोफाइल्स नॉट ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर बट दे फॉर्म बॉन्ड विद दैट आल्सो। इससे बॉन्ड बना लिया, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? बट बेसिस क्या करते हैं? बेसिस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और अटैक ऑन हाइड्रोजन H+। तो अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अटैक ऑन H+ का मतलब डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब भी मैं अटैक की बात करूंगा, अटैक ये पर्टिकुलर स्पीसीज पे अटैक कर रहा है, अटैक का मतलब उससे बॉन्ड बना। बात समझ में आ रही? तो बेस H+ पे अटैक करते हैं, सिंपल सी बात। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर्स। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर्स बट basicity is not affected by steric factors. Basicity is not affected by steric factors. क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? Let us take one example. अभी आपको समझ में आ जाएगा। Suppose आपके पास ये 2 compounds है. First one is ethoxide ion and what is name of second one? Second one is tertiary butoxide ion. So ethoxide ion and tertiary butoxide ion. Can you tell me what will be the order of nucleophilicity? Which is a better nucleophile? Which is a better nucleophile among first and second? तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पे अटैक करना है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और जो इजीली अटैक कर पा रहा है कार्बन पे। तो कार्बन क्या होता है? sp3 ऑक्साइड होता है। कार्बन की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में अगर हम देखें तो कार्बन, ये जो OH- है ये कार्बन पे अटैक कर रहा है और कार्बन कैसा होता है? sp3 ऑक्साइड होता है। कार्बन sp3 ऑक्साइड होता है, राइट? तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? कैन यू टेल मी व्हिच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल अमंग दीस टू, ethoxide और tertiary butoxide? The answer is, here the answer is first is a better nucleophile than second. First is a better nucleophile. First is better nucleophile than second because first less bulky है और ये more bulky है, मींस इसका जो साइज है लेस है और ये क्या है आपका? बल्की है। तो अगर ये बल्की है और सपोज इसका रिएक्शन हम लोग कराएं, सपोज इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं इस तरह से CH3 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 Cl, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? बिकॉज ऑफ पोलैरिटी डेल प्लस, इधर डेल माइनस आई। ये जो आपका यहाँ पे जो आपका स्पीसीज है, जो अटैकिंग स्पीसीज है, ये ऑलरेडी काफी ज्यादा बल्की है, इधर भी आपका बल्की है यहाँ पे। तो क्या ये O- इस C+ तक अप्रोच कर पाएगा? सी यहाँ पे 3CH3 इसको रोकेंगे आने से। बात समझ में आ रहा है? सो विच वन विल अप्रोच more easily to this carbon electron deficient center? This one or this one? This will approach more easily because ये जब आपका पोलराइज हुआ तो इस स्पीसीज को यहाँ तक अप्रोच करना है, यहाँ तक अप्रोच करना है, राइट? और कार्बन होता है टेट्राहेड्रल। तो इसका मतलब कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इन दोनों में से? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बताइए, जो इजीली अटैक कर पाए इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर तक? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा इन दोनों में से? तो आप बोलेंगे फर्स्ट वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन सेकंड। बट अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो क्या बेसिसिटी में स्टेरिक फैक्टर का कोई रोल होगा? बेसिसिटी का मतलब H+ को डोनेट करना है, H+ काफी स्मॉल होता है, H+ तो कहीं भी चला जाएगा। तो चाहे ये बल्कि हो तो H+ इसके पास आ जाएगा, यह बल्कि H+ इसके पास आ जाएगा।
इसको तो H+ कर जाना है और H+ काफी स्मॉल होता है, तो H+ में कोई प्रॉब्लम नहीं, H+ कहीं भी जा सकता है, उसको थोड़ा भी स्पेस मिलेगा उसके साथ रिएक्शन करने का। तो क्या बेसिसिटी वाले में स्टीयरिक फैक्टर का कोई रोल होगा? इन दोनों स्पीसीज को H+ से रिएक्शन करना है, H+ से रिएक्शन करना है, H+ बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट आयन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कोई स्टीयरिक फैक्टर का रोल नहीं होगा। तो फिर कौन ज्यादा अच्छा आपका बेस होगा? अब यहाँ पे स्टीयरिक फैक्टर रोल प्ले नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, राइट। ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? ये 3 डिग्री है, तो 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं प्लस साइड से, ये आपका 1 डिग्री है, so, which is more electron rich, so we can say that second one is more electron rich, so second is better than first, basicity second की ज्यादा होगी। तो जब हम लोग बेसिसिटी देखते हैं तो उसमें स्टीयरिक फैक्टर अप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ पे हमने कौन सा फैक्टर अप्लाई किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हेल्प से हमने कंपेयर किया है, और फर्स्ट वाले को हमने कैसे कंपेयर किया है? स्टीयरिक फैक्टर से कंपेयर किया हमने। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? So can we say that nucleophilicity is not affected? Nucleophilicity is affected by steric factor because nucleophile को क्या करना होता है? एक बल्कि पोजीशन पे जाना होता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह जब बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल को एक बल्कि कार्बन के पास जाना होता है, तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर अपना रोल प्ले करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो O- है यहाँ तक अप्रोच कर पाएगा, इजिली अप्रोच कर सकता है, because this is less bulky, or we can say that comparatively this is small in size and this is bulky in size। और ये जो आपका O- है, ये O- यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बल्की है। क्लियर हो गया? सर हाँ बताइए। तो आपने जो साइज वाला फैक्टर लिया है, बल्कि वाला फैक्टर और स्मॉल, ये जिसके साथ रिएक्ट करेगा उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर जिसके साथ रिएक्ट करेगा वो भी बल्कि नहीं हाँ, है तो हाँ फिर बिल्कुल। तो मोस्टली जो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराना होता है, मोस्टली ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो एल्काइल हैलाइड पे एल्काइल हैलाइड पे अटैक करते हैं। और एल्काइल हैलाइड्स कोई भी हो, एल्काइल हैलाइड कोई भी हो, कार्बन कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो अगर आपने एक CH3 लिया है, या अगर आपने इस तरह से भी लिया है, अगर आपने हाइड्रोजन भी लिया है, तो भी वो थोड़ा बहुत बल्कि रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन H+ के कंपैरिजन में तो बल्कि है ना ये, ठीक है। तो जब आपका न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कार्बन पे अटैक करना, और कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, वो ऑलरेडी बल्की होता है। तो अगर कोई बल्की मॉलिक्यूल है तो उस पर अटैक नहीं कर पाता है। H+ पे कोई भी अटैक कर सकता है, स्मॉल है, बट जब कार्बन पे अटैक करने की बात होती है तो कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, ऑलरेडी बल्की है। तो बल्की जो आपकी स्पीसीज है वो बल्की एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट नहीं करते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ गया देव? तो अल्काइल हैलाइड्स मोस्टली बल्की होते हैं, राइट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, so we can say that nucleophilicity is affected by steric factors, but basicity is not affected by steric factors. Why? Because basicity में H+ के ऊपर अटैक करना होता है, H+ स्मॉल होता है, H+ काफी स्मॉल होता है। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? अदर स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आ रहा है। Other students are you getting my voice? Is it clear to all of you? If you are not getting, you can ask me. I will repeat it again. Should I repeat this again? Okay. So next is factors affecting nucleophilicity. Now nucleophilicity, अब हमें क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, which one is better nucleophile? So factors affecting nucleophilicity. Nucleophilicity कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। जो स्पीसीज जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा, राइट। सो more the negative charge, more electron density, more will be
बिकॉज जिस स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसके डोनेट करने की टेंडेंसी ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? So can we say that higher the electron density, more will be tendency to donate electron and more will be nucleophilicity. Is it clear? जिस स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसके डोनेट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी और वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। लाइक अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड आयन एंड वाटर, विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल अमंग दीज टू? कैन यू टेल मी विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल अमंग दीज टू? OH minus, yes, OH minus is better nucleophile because OH minus में अगर हम देखें, माइनस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। OH माइनस के पास अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, वाटर में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, राइट? सो OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। Similarly, NH2 minus and ammonia, which one is better nucleophile? NH2 minus. So negatively charged species, we can say that negatively charged species are better nucleophile than neutral species. Negatively charged species are better nucleophile than neutral species. But ये तभी हम लोग अप्लाई करेंगे जब डोनर एटम सेम हो। लेकिन दोनों में डोनर एटम सेम है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल वन, राइट? कैन यू टेल मी अमंग दीस टू H2S and HS minus, which is better nucleophile? HS minus, yes. And RO minus and ROH, RO minus is better nucleophile, right? Higher the electron density, more will be the tendency to donate electron, better will be the nucleophile. Next factor on which nucleophilicity depends is electronegativity. In period from left to right, if electronegativity increases, nucleophilicity decreases, right? अगर हम periodic table में across left to right अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इन सभी में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? किसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होगी? कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होगी। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हम लोग ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी देख रहे हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। So we can say that more the electronegativity, lesser will be the nucleophilicity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, राइट? सो बट ये जो कॉन्सेप्ट हमें लगाना है ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका देखेंगे? अगर कोई स्पीसीज है उसमें मल्टीपल एटम्स है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका देखते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज कैरिंग एटम है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करते हैं। हाँ हाँ बताइए। Okay, like suppose आपका example is CH2 minus, NH2 minus, OH minus, F minus. Can you compare the nucleophilicity? Which one is better nucleophile? Yes. So order is like this, right? So F minus is more electronegative atom. More electronegative means poor donor. और अगर poor donor है तो poor nucleophile होगा। C minus is less, carbon is less electronegative. Less electronegative means better donor. Better donor means better nucleophile. Right? Is it clear to all of you? Any problem in this? नहीं CH2 यहाँ पे बल्कि वाला फैक्टर कैसे आ गया? मैंने अभी इसका पूरा यहाँ पे बल्कि क्या है, तो साइज तो सेम ही है ना, CH2 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, सेम एक पीरियड में जितने भी आपके एटम्स होते हैं उनकी साइज सेम होती है, ठीक है? टॉप टू बॉटम में हम लोग साइज वाला फैक्टर देखेंगे, ठीक है? सेम पीरियड में ऑलमोस्ट साइज सेम होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, राइट? साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होती है साइज, तो यहाँ पे साइज वाला फैक्टर नहीं लगाएंगे। नाउ अगर हम बात करें इन दोनों में, विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल?
which one is better nuclear, which has more tendency to donate electron to electron deficient center. yes. यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इधर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। कार्बन क्या है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेटर डोनर होगा, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेटर डोनर, सो इट इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, राइट। नाउ ये हमने टू फैक्टर देख लिए। फर्स्ट फैक्टर जिसपे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेकंड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ थर्ड फैक्टर हम लोग देखते हैं, थर्ड फैक्टर इज साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज एटम, साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज एटम। साइज की बात कब करेंगे हम लोग? जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, जैसा अभी अद्वैत ने शायद क्वेश्चन पूछा था, पीरियड में कभी भी हम लोग साइज नहीं देखते हैं। पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, तो पीरियड में कभी भी हम लोग साइज से कोई भी क्वेश्चन नहीं आंसर देते हैं, राइट। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, साइज देखना होता है तो ग्रुप के अंदर देखते हैं, टॉप टू बॉटम, राइट। So size of negatively charged atom. If more is the size, more will be the nucleophilicity. यहाँ पे important बात है कि more is the size of species, more will be the nucleophilicity. So size बढ़ने से nucleophilicity कैसे बढ़ता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। More the size, more will be nucleophilicity. तो यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ये एक एल्काइल हैलाइड है, कोई भी रिएक्शन है ये एल्काइल हैलाइड है, राइट। एल्काइल हैलाइड में हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये डेल प्लस बन गया, हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया और इस OH माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली OH माइनस किस तरह से बिहेव कर रहा है, बिकॉज OH माइनस इज अटैकिंग ऑन कार्बन, सो OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। अब OH माइनस कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको? OH माइनस is behaving as a nucleophile because OH minus is attacking on the electron deficient center, right? बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर, राइट। अब यहाँ पे जो OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे कैसे अटैक करता है? बेसिकली क्या होता है, ये जो डेल प्लस है, डेल प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो आपने फजान्स रूल पढ़ा है, ठीक है, मैंने 11th क्लास में आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बताया था फजान्स रूल। तो ये जो डेल प्लस होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल का जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा? ये विड्रॉ करता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? जो डेल प्लस है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फजान्स रूल में बताया था मैंने आपको, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था फजान्स रूल के अंदर आपका एक कैटायन है, कैटायन स्मॉल होता है, एनायन आपका क्या होता है? लार्ज होता है। तो कैटायन क्या करता है? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिफॉर्म करता है। कैटायन एनायन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ करता है और इसको क्या कर देता है? डिफॉर्म कर देता है। और इसकी वजह से, इस डिफॉर्मेशन की वजह से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, राइट। सो जो बॉन्ड कैसे बनता है, लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो OH माइनस ने इस कार्बन पे अटैक किया, Cl को बाहर कर दिया और OH और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? और ये बॉन्ड कैसे बन रहा है? ये बॉन्ड कैसे बन रहा है? हाउ दिस बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन? थ्रू पोलराइजेशन। ये बॉन्ड कैसे बन रहा है? पोलराइजेशन की वजह से बन रहा है। मींस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पोलराइज कर रहा है, अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, और इस पोलराइज करने की वजह से इस न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? प्लस चार्ज ने न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया। क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? बॉन्ड वीक नहीं होगा, यहाँ से एक Cl बाहर निकलेगा। देखिए अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा। बॉन्ड वीक नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होगा,
क्योंकि जब एक बार बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बट ये जो प्रोसेस हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जब किसी अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है तो जो बॉन्ड बनता है वो पोलराइजेशन के थ्रू बनता है। मैंने ये बोला पोलराइजेशन के थ्रू बनता है, बॉन्ड आपका पोलराइजेशन के थ्रू बनता है, राइट। नाउ अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें F माइनस एंड I माइनस, विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, कैन यू टेल मी विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल इन दोनों में से जो इजीली पोलराइज हो जाए, जो इजीली पोलराइज हो जाएगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो F माइनस और I माइनस में इजीली पोलराइज कौन होगा? ये C प्लस F माइनस के इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को भी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और I माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी विड्रॉ करेगा। इजीली पोलराइज कौन होता? फजान्स रूल 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग बताया था मैंने। इजीली पोलराइज कौन होगा? अगर हम F माइनस की बात करें तो F माइनस का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से बहुत ही नजदीक है। न्यूक्लियस F माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड करके रखता है, स्मॉल साइज है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन होगा वो वीक पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे जो पोलराइजेशन होगा वो वीक पोलराइजेशन होगा, उतना इजीली पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। और I माइनस की अगर हम बात करें, I माइनस की साइज ज्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी दूर है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी दूर है। तो क्या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे न्यूक्लियस का उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस F माइनस के ऊपर है? नहीं, क्योंकि I माइनस की साइज ज्यादा है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी दूर है, तो ये C प्लस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा इजीली डिफॉर्म कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये ज्यादा इजीली डिफॉर्म करेगा। अगर साइज बड़ी है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कराना ज्यादा इजी होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम है। और इस डिफॉर्मेशन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्मेशन की वजह से ही ये बॉन्ड बन रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है आपका, इस तरह का जो बॉन्ड बन रहा है, राइट। OH माइनस ने CH3 पर अटैक किया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया थ्रू पोलराइजेशन। तो यहाँ पे जब ये अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल जब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, इस प्रोसेस को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोले, तो कौन इजीली अटैक कर रहा है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो F माइनस एंड I माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? I माइनस एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि I माइनस इजीली पोलराइज जा रहा है, वो इजीली अटैक करेगा, डेल प्लस पे इजीली अटैक करेगा। सो I माइनस, अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखें तो I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी F माइनस से ज्यादा होती है। आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा, राइट। जो बल्कि जो बिगर साइज के एटम्स होते हैं वो इजीली पोलराइज जाते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आपका I माइनस बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। F माइनस की साइज स्मॉल है, पोलराइजेशन इजीली नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स होता है। अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो बेसिसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, बेसिसिटी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स होता है। F माइनस सबसे अच्छा बेस है, I माइनस सबसे पुअर बेस है। तो बेसिसिटी के ऑर्डर में हमने ऐसा क्यों किया? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जब देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर हम लोग, किस फैक्टर के, किस आपका पॉइंट के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं हम लोग? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, राइट। जो इजीली पोलराइज होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। बट बेसिसिटी में जब देखते हैं तो यहाँ पे H प्लस के साथ कोई पोलराइजेशन नहीं होता है, H प्लस के साथ कोई पोलराइजेशन नहीं होता है। तो H प्लस में अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेटेड किसके ऊपर है? कंसेंट्रेटेड किसके ऊपर? अगर हम F माइनस की बात करें, F माइनस की स्मॉल साइज होती है, तो नेगेटिव चार्ज एक स्मॉल सरफेस एरिया पे कंसेंट्रेटेड है, स्मॉल सरफेस एरिया पे कंसेंट्रेटेड है, तो वहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो H और F के बीच में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग,
जैसे यहाँ पे हम लोग, जैसा अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है इन सभी को अटैक करना है कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करना है। और बेसिसिटी का मतलब होता है इन सभी को अटैक करना है H+ के ऊपर, H+ स्मॉल होता है। अब H+ के साथ कौन अच्छी फ्रेंडशिप कर सकता है बताइए, F-, Cl-, Br- या I-, H+ स्मॉल है, तो जो स्मॉल साइज का एटम है वो उसके साथ ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप कर सकता है। F- स्मॉल है, ये भी आपका स्मॉल है, ये भी आपका स्मॉल है, तो स्मॉल स्मॉल के साथ ज्यादा इजीली अच्छी फ्रेंडशिप करेगा, राइट। I- का एज ज्यादा है, तो इसका एज डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, तो एज डिफरेंस ज्यादा है इन दोनों के बीच में, तो फ्रेंडशिप नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? I- बल्कि एटम है, H+ स्मॉल एटम है, फ्रेंडशिप नहीं होगी। तो F- H+ के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगा, बोथ आर स्मॉल, राइट। तो बेसिसिटी F- की ज्यादा अच्छी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी I- की ज्यादा अच्छी होगी। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है उसका जस्ट रिवर्स बेसिसिटी का ऑर्डर है, क्योंकि दोनों को डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक करना है, बेस को H+ पे अटैक करना है। ना यहाँ पे हम लोग एक अदर पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, अगर डोनर एटम आपके सेम है, नहीं सारे केसेस में अपोजिट ऑर्डर नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि अपोजिट ही होगा, ठीक है। इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, इफ वी हैव सेम डोनर एटम, लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या डोनर एटम सेम है? यहाँ पे डोनर एटम डिफरेंट डिफरेंट है, I-, यहाँ पे Br है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, डोनर एटम्स अलग अलग। बट अगर डोनर एटम सेम हो जाए, इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, लाइक इन सभी में आप देखिए डोनर एटम सेम है, राइट। इन ऑल दीज डोनर एटम इज ऑक्सीजन। सो इफ डोनर एटम इज सेम, जनरली ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वही बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, अगर डोनर एटम सेम है तो। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर डोनर एटम सेम है तो क्या साइज का फैक्टर लगा पाएंगे हम लोग? जब डोनर एटम सेम हो गया तो साइज किसको, कैसे साइज का फैक्टर लगाएंगे जब सभी डोनर एटम एक जैसे हैं? बात समझ में आ रहा है? तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे आपके डोनर एटम अलग अलग थे, साइज अलग अलग, बट अगर डोनर एटम सेम हो जाए, सभी ऑक्सीजन हो जाए, तो वहां पे हम लोग साइज का फैक्टर तो नहीं लगा पाएंगे। तो इफ द डोनर एटम इज सेम, इन दैट केस जो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वही बेसिसिटी का ऑर्डर होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें RO-, HO-, PHO-, फिनॉक्साइड आयन, एसीटेट आयन एंड सल्फॉक्साइड आयन, कैन यू टेल मी इनमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? एनीवन? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये मैंने 4 यहाँ पे एग्जांपल दिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देना आपको। इसको आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे डिसाइड, क्या आपने कौन से फैक्टर से डिसाइड किया बताइए? अनम्यूट करके बताइए कैसे आपने जेस किया कि दिस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? व्हाट इज डिसाइडिंग फैक्टर हियर? व्हाट इज डिसाइडिंग फैक्टर हियर? यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? हाँ, नहीं नहीं, स्टेरिक रीजन नहीं होगा डिसाइडिंग फैक्टर, यहाँ पे स्टेरिक रीजन नहीं होगा। यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर हम यहाँ पे देखें RO-, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, तो RO- और HO- में RO- ज्यादा अच्छा आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गया आपको? इन दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया? एल्काइल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस साइड इफेक्ट्स होगा। नाउ अगर फिनॉक्साइड आयन में देखें
तो फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हो तो बेंजीन के साथ डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज हो बेंजीन के साथ डीलोकलाइज हो गया, तो क्या ऑक्सीजन उतना कंफर्टेबली डोनेट कर पाएगा जितना कंफर्टेबली OH माइनस डोनेट कर रहा है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन के अंदर चला गया, रेजोनेंस। तो अगर आपसे बात की जाए OH माइनस और PHO माइनस विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो व्हाट विल योर आंसर, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? किस ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? तो आप बोलेंगे OH माइनस, राइट, क्योंकि OH माइनस में रेजोनेंस नहीं होगा। नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें इन दोनों में, तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? अब यहाँ पे PHO माइनस में भी रेजोनेंस होता है, RCO माइनस में भी रेजोनेंस होता है, बट यहाँ पे जो रेजोनेंस होता है वो ज्यादा अच्छा वाला रेजोनेंस होता है, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा था ऑक्सीजन कार्बन रेजोनेंस हो रहा था, जो थोड़ा पुअर रेजोनेंस होता है। तो नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे डीलोकलाइज होता जाएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड में देखें तो फर्स्ट और सेकंड में लोकलाइज्ड है, जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर वो लोकलाइज्ड है, मतलब एक ही ऑक्सीजन के ऊपर है। बट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का वो डीलोकलाइज्ड है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर चला गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर चला, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है 3 ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज होगा थ्रू रेजोनेंस। बात समझ में आ रहा है? लास्ट वाले में 3 ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज होगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा ही, क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी। सर यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर क्यों है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर क्यों है? मतलब स्टेरिक फैक्टर नहीं लगेगा यहाँ पे, स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा एटम नहीं आपको दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा बल्की है। अगर बहुत ज्यादा बल्की और एक बहुत ही स्मॉल है तो स्टेरिक फैक्टर लगाते हैं। जैसा अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है? वेट फॉर दैट। ठीक है, एक बहुत ज्यादा बल्की और एक बहुत ही स्मॉल है तो स्टेरिक फैक्टर हम लोग लगाते हैं, राइट? यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही आपकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, बिकॉज डोनर एटम इज सेम। कैन वी से लाइक दिस? Order of nucleophilicity and order of basicity will be same because the donor atoms are same in all the cases. In all the cases, what is donor atom? Donor atom is oxygen. क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है इधर? Is it clear to all of you? Now, अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले केसेस में देखें, सेकंड वाले केस में अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे एक इसका काफी, हाँ बताइए सर। हम लोग का कॉलेज का लेक्चर है अभी। ओके, कॉलेज का लेक्चर, ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, अभी आपको PV1 का है, PV1 का कॉलेज का लेक्चर है? हाँ सर, PV1 का मैट्रिक्स वालों का लेक्चर है अभी। ओके ओके, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट इसको एंड करता हूँ। अभी जो मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा, जो आज हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? इसके आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है सर। फाइन। तो आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस किया। जैसा अभी मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक रिएक्शन बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं: रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट एंड प्रोडक्ट। बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में आपके 1 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे ए एंड बी के ऊपर, एंड हेटेरोलिटिक में किसी एक एटम के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे। होमोलिटिक फिजन जब भी होगा तो आपके रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। हेटेरोलिटिक फिजन में आपके इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स का फॉर्मेशन होता है। होमोलिटिक फिजन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है या पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में होता है, राइट? नेक्स्ट, अगर हम रिएजेंट
की बात करें तो रिएजेंट, जैसा मैंने आपको बताया, रिएक्टेंट का रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है। रिएजेंट क्या होते हैं? एक ऐसे स्पीसीज होता है जो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या रेडिकल्स जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक H+, Cl+, Br+। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं या फिर वो न्यूट्रल हो सकते हैं, बट अगर वो न्यूट्रल है तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो ही हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और उस वैकेंट ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं विच कैरी एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी आपके नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज रेडिकल। रेडिकल किस तरह से बने? जैसा अभी मैंने बताया, होमोलिटिक फ्यूजन से बनते हैं। रेडिकल्स आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दैट मींस हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लाइक CH3 रेडिकल, C2H5 रेडिकल, C2H5O रेडिकल, ये सभी आपके रेडिकल्स हैं। नेक्स्ट हमने सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस किया। सॉल्वेंट्स आपके टू टाइप के होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट मींस सॉल्वेंट जिसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा, जैसे बेंजीन। पोलर सॉल्वेंट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जिसमें OH बॉन्ड आ रहा होगा, लाइक वाटर, इथेनॉल, having electronegative difference. These are polar solvent, water and ethanol, and this is non-polar. Now polar solvents को अगेन हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। Now polar protic means having acidic hydrogen, protic means acidic hydrogen, right? So ऐसे सॉल्वेंट जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा उनको हम पोलर प्रोटिक बोलेंगे, and the solvents which does not have acidic hydrogen are called polar aprotic. Aprotic means no acidic hydrogen, protic means having acidic hydrogen। और एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, व्हाट आर एसिडिक हाइड्रोजन? हाइड्रोजन अटैच्ड टू मोर